Hello, my dear students. I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel, Home Science Junction. So, student आज की क्लास में आप लोगों को मैं कराने वाली हूँ आपका 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका लास्ट सेक्शन में आप लोगों को कराने वाली हूँ, यानी कि लास्ट के 20 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। एंड इन क्वेश्चंस में लास्ट के 10 क्वेश्चन आप लोगों के स्टूडेंट जो रहने वाले हैं वो पैराग्राफ के रहेंगे। तो जैसे कि कल आप लोगों का एग्जाम है तो आज आप लोगों को बहुत हेल्प भी हो जाएगी कि आप लोग अपने जो पैराग्राफ के क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करें, ये चीज भी आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे एंड देखते हैं कि जो आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 131 हमारे सामने है स्टूडेंट, क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन द करेक्ट ऑर्डर। आप लोगों को पता है कि लॉरेंस कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है जहां पे उन्होंने 6 स्टेजेस बताई हैं स्टूडेंट अपने मॉरल डेवलपमेंटल थ्योरी में। एंड आपकी 6 स्टेजेस को भी 3 मेन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सो आपकी 3 मेन स्टेजेस हैं, देन उसके अंदर 6 स्टेजेस आती हैं और उससे रिगार्डिंग आपकी जो ये थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी जो लॉरेंस कोलबर्ग की है, वहां से ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। सो इस क्वेश्चन में आपको सेलेक्ट करना है वो ऑर्डर, वो सीक्वेंस जो कि आपका इस मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में लगाया जाता है। सो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, heteronomous morality, social contract orientation and universal ethical principle। सो यहाँ पे आप लोगों को मैं इस पॉइंट के बारे में कुछ विशेष बात बताना चाहूंगी कि जब बच्चा 5 to 9 ईयर्स का होता है तब वो ये हीट्रोनॉमस मोरालिटी के बारे में देखता है। ये वो मोरालिटी है, वो नैतिकता है जो बाहरी पर्सन से उसके अंदर आती है, ठीक है ना। सो ये पॉइंट आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे। हिंदी में क्वेश्चन कहता है नैतिक विकास कि निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। सामाजिक व्यवस्था कायम रखना, सहायक उद्देश्य, परतंत्र नैतिकता, सामाजिक अनुबंधन विन्यास एंड सार्वभौमिक आचार संबंधी सिद्धांत, ठीक है ना। अब एक बार आप इन क्वेश्चंस को जरा आंसर में देख लीजिएगा। आंसर आपका बनेगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आपका जो सही आंसर जाएगा वो क्या जाएगा स्टूडेंट, परतंत्र नैतिकता। पहला पॉइंट ये बनेगा स्टूडेंट। दूसरा पॉइंट आप लोगों का क्या बनेगा, सहायक उद्देश्य, ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप लोगों का बनेगा स्टूडेंट सामाजिक व्यवस्था कायम करना, ये आप लोगों का हो जाएगा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट सामाजिक अनुबंधन विन्यास और लास्ट पॉइंट हो जाएगा सार्वभौमिक आचार संबंधी सिद्धांत। तो आपका ये सारे के सारे जो स्टूडेंट पॉइंट्स हैं ये हैं आपके कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के, बट आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में सीक्वेंस लगाना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम याद भी कर सकते हैं क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि सीक्वेंस क्या लगाना है और वही सीक्वेंस आप अपने एग्जाम में लगा सकते हो। बट मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करूंगी कि एग्जाम में कई बार हम जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो जब हम करते हैं ना स्टूडेंट, हमें ये लगता है कि हमने जब पहले किया था तो ये ऑप्शन थे, अब कर रहे हैं तो ऑप्शन बदल गए हैं। तो स्टूडेंट कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि ऑप्शंस को बदल दिया जाता है तो एक सेम आंसर सब पे फॉलो नहीं होता। आप हमेशा जब भी एमसीक्यू कर रहे होते हो या कोड वाले क्वेश्चंस को कर रहे होते हो तो आपको सही सीक्वेंस जो है ना वो क्वेश्चन के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाना होता है, ना कि किसी रटे रटाए क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का बेस बना सकते हैं, एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर में मदद कर सकते हैं, बट आप इन्हें रट नहीं सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरेंज द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस इन द करेक्ट ऑर्डर टू देयर डिसअपियरेंस। यानी कि आपको पता है बच्चे के अंदर रिफ्लेक्सेस पाए जाते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि रिफ्लेक्सेस क्या होती हैं। कुछ ऐसे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो बच्चा परफॉर्म करता है जब छोटा होता है, उस टाइम पे होते हैं, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं। इनके आधार पे आपको यह अनुमान लगाने में मदद मिलती है कि बच्चे का डेवलपमेंट ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो स्टिपिंग आपका जो रिफ्लेक्स है वो किस चीज में मदद करता है, बच्चे की चलने में मदद करता है। मोरो रिफ्लेक्स आपको पता है बच्चा पैर ऐसे ऐसे करके करता है ना। रूटिंग रिफ्लेक्स बच्चे का जो सकिंग है उसमें मदद करता है। बिबिन्स्की बच्चे का जो हाथ वाला होता है आपका उसमें होता है। पर्मर ग्राफ से होता है स्टूडेंट, ये भी हाथ से संबंधित है, ठीक है ना। सो आप लोगों के सारे क्या होते हैं, रिफ्लेक्सेस होते हैं। अगर हम इन रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं स्टूडेंट, सो आपको इनके डिसअपियरेंस का एक क्रम लगाना है कि जब ये डिसअपियर होते हैं सो किस क्रम में होते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करते हैं हिंदी में, देखो स्टेपिंग है, मोरो है, रूटिंग है, बेबिंस्की है एंड पर्मल ग्रास्प है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि सबसे पहले डिसअपियर होगा रूटिंग। रूटिंग के बाद कौन डिसअपियर होता है स्टूडेंट, ध्यान से देख लीजिएगा, स्टेपिंग डिसअपियर हो जाएगा। इसके बाद कौन होता है स्टूडेंट, आप अच्छे से देखो, पर्मल ग्रास्प हो जाएगा।
देन इसके बाद डिसअपियर जो होगा स्टूडेंट वो मोरो होगा एंड लास्ट में बिबिन्स्की होगा। सो सबसे लास्ट रिफ्लेक्स जो कि डिसअपियर होता है वो बिबिन्स्की होता है। ये याद रखिएगा कि बच्चे में सबसे लंबे समय तक जो रिफ्लेक्स रहता है वो बिबिन्स्की रिफ्लेक्स रहता है। ठीक है ना। चलिए आगे ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है भाई, द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए रिलेशनशिप एज गिवन बाय द मार्क नैप। स्टूडेंट मार्क नैप ने रिलेशनशिप का जो एक मॉडल बताया है या कुछ ऐसे आपके प्रिंसिपल बताए हैं, स्टेजेस बताई हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार देखा जाता है। सो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, रिलेशनशिप के डेवलपमेंट की स्टेजेस गिवन बाय मार्क नैप, ये आपका क्वेश्चन है। इंटीग्रेटिंग मतलब एकता की बात चल रही है, बॉन्डिंग मतलब एक अच्छे बॉन्ड की, एक्सपेरिमेंटिंग, इनिशिएटिंग एंड इंटेंसिफाइंग। इंटेंसिफाई मतलब कोई चीज जब आप बहुत ही तीव्रता के साथ करते हो, इनिशिएटिंग जब आप खुद से इनिशिएट लेते हो। तो आपको मैं वर्ड भी समझाती जा रही हूँ, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, इंग्लिश में आपने देखा है, अब एक बार हिंदी में देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, मार्क नैप द्वारा संबंध के संदर्भ में प्रस्तुत विकास क्रम कौन सा है? समेकन, बंधन, परीक्षण, सूत्रपात एंड तीव्रता। तो स्टूडेंट एक बार हम क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो सूत्रपात करना सबसे पहले ऑप्शन में आता है स्टूडेंट। हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं सो परीक्षण करना आता है, ये हमारा दूसरा ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट। हम तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं सो तीव्रता लाना, ये हमारा तीसरा ऑप्शन बनेगा। समेकन करना चौथा ऑप्शन बनेगा एंड बंधन करना पांचवा ऑप्शन बनेगा। सो स्टूडेंट आप एक बार जब क्वेश्चन को देखते हो इंग्लिश में, तो क्वेश्चन क्या कहता है भाई? क्वेश्चन ये कहता है स्टूडेंट, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनिशिएट लेते हैं। जब तक हम इनिशिएट नहीं लेंगे स्टूडेंट, तब तक कोई काम नहीं हो सकता, कोई रिलेशनशिप नहीं बन सकती। तो इनिशिएट लेना, देन स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटिंग करना, एक्सपेरिमेंटिंग के बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट? इंटेंसिफाइंग करेंगे। ठीक है, ये आपका थर्ड ऑप्शन बन जाएगा। देन आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे, फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा। लास्ट में बॉन्डिंग बनती है स्टूडेंट। ये आपको याद करना पड़ेगा पैटर्न, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सो बॉन्डिंग लास्ट में बनेगी। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है और क्लियर रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है भाई? क्वेश्चन देखो, what is the correct order of the 5 elements of communication in the Shannon-Weaver model? आपको शैनन वीवर मॉडल जो है कम्युनिकेशन का, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट आपको जो एलिमेंट है 5 एलिमेंट, वो आप लोगों को सही सीक्वेंस में लगाने हैं। सो करेक्ट ऑर्डर लगाना है, शैनन वीवर ने जो संचार का एक मॉडल दिया है उसके क्रम में आपको लगाना है। ट्रांसमीटर, रिसीवर, इंफॉर्मेशन सोर्स, चैनल एंड डेस्टिनेशन, ये आप लोगों का स्टूडेंट ऑप्शन में है। एक बार क्वेश्चन के ऑप्शंस अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन को हिंदी में अच्छे से देख लो स्टूडेंट। शैनन और वीवर मॉडल में प्रस्तुत संप्रेषण संबंधी 5 घटकों का सही क्रम क्या रहने वाला है? ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन के आंसर की अगर मैं बात करती हूँ, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सबसे पहले होगा सूचना का स्रोत स्टूडेंट, यानी कि जो आपका सोर्स है, सेंडर है, वो पहला ऑप्शन हो जाएगा। ट्रांसमीटर स्टूडेंट आप लोगों का दूसरा स्टेप हो जाएगा। तीसरे स्टेप में स्टूडेंट आता है चैनल। फोर्थ स्टेप में आता है प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर। एंड लास्ट होता है आप लोगों का डेस्टिनेशन, ये आपका फिफ्थ स्टेप हो जाता है। तो इस तरीके से आपको इन्हें याद करना पड़ेगा। एंड कम्युनिकेशन मॉडल से मैंने पहले भी बोला है कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आ ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टेप्स फॉर एग्जीक्यूटिंग एक्शन रिसर्च आर। आपको बताना है कि जो एक्शन रिसर्च में परफॉर्म की जाती है, टाइप्स ऑफ रिसर्च में आता है। सो आपका उसके स्टेप्स क्या होते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के। अब ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि एक्शन रिसर्च की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब हमें कोई अचानक से आई गई समस्या को दूर भगाना होता है। एक तुरंत हमारे सामने ऑल ऑफ सडन एक रैंडम प्रॉब्लम आई है, उसको हमें दूर करना है। सो एक्शन रिसर्च का हम इस्तेमाल करते हैं। तो फैक्ट फाइंडिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रोसीजर एंड इम्प्लीमेंटेशन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये आपके सामने ऑप्शन में है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार हिंदी में देखो भाई। हिंदी में क्वेश्चन क्या कहता है? कार्रवाई अनुसंधान के निष्पादन हेतु चरण बताइएगा। तथ्यों का पता लगाना, समस्याओं का गठन करना, अनुसंधान प्रक्रिया का चयन एवं कार्यान्वयन करना, साहित्य सामग्री की समीक्षा करना, मस्तिष्क झकझोरना यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड परिकल्पना को बनाना। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 4 बनेगा स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे? समस्या का गठन, पहला स्टेप। ठीक है ना। देन तथ्यों का पता लगाना,
दूसरा स्टेप, सबसे पहले जब तक समस्या ही नहीं पता होगी तब तक और क्या हो सकता है। सो समस्या की पता लगा लिया आपने, तथ्यों का पता लगा लिया, अब आप क्या करोगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर को कलेक्ट करोगे, थर्ड स्टेप बनेगा, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिएगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर को हमने कलेक्ट कर लिया, थर्ड स्टेप तैयार हो गया। फोर्थ स्टेप में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और हाइपोथेसिस को फ्रेम करते हैं, एंड लास्ट स्टेज में हम क्या करते हैं, अनुसंधान प्रक्रिया का चयन एंड उसका क्रियान्वयन करते हैं। सो ये सीक्वेंस स्टूडेंट आप लोगों का फॉलो होगा जब आप लोगों को एक्शन रिसर्च को अप्लाई करना होगा, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, मेरा फेवरेट सेक्शन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में असर्शन कहता है विटामिन सी सप्लीमेंटेशन में हेल्प टू एलिवेट साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। विटामिन सी हैज शोन टू प्रमोट द psychotic effect of anti-euplastic agent from killing tumor cell। क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन हिंदी में ये कहता है स्टूडेंट कि आपका जो विटामिन सी को संपूरक रूप में लेने से कीमोथेरेपी के दुष्प्रभावों में कमी आ जाती है। आपको पता है कीमोथेरेपी क्या है, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, रेडिएशंस के थ्रू थेरेपी दी जाती है, कीमोथेरेपी कहलाती है। विटामिन सी ने यह दर्शाया है कि ट्यूमर कोशिका को नष्ट करने के क्रम में एंजियोप्लास्टिक एजेंट के साइटोक्सिक प्रभावों का संवर्धन होता है। तो स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे पहचानना होगा। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ए और आर दोनों सही है, पर आर ए की सही अभिव्यक्ति नहीं है। तो स्टूडेंट ये बात सच है कि विटामिन सी से आप कीमोथेरेपी के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर सकते हो, बट जो ट्यूमर कोशिका को जो नष्ट करने के क्रम में जो एंजियोप्लास्टिक एजेंट होते हैं, ठीक है, जो आपके साइटोक्सिक प्रभाव होते हैं, उनको बहुत ज्यादा कम नहीं किया जा सकता। हाँ, कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है, बट पूरा ओवरऑल जो आपके ये टॉक्सिक एजेंट बॉडी में बनते हैं उनको कम नहीं किया जा सकता, नेगेटिव इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है जो कीमोथेरेपी का पड़ रहा होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, अगेन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। कैप हाइट मेजरमेंट इज क्रूशियल फॉर द हैंग एंड फिट ऑफ द स्लीव्स। More the cap height, more difficult is to lift the arm, and lesser the cap height, more comfortable in the lift of the arm। क्वेश्चन को स्टूडेंट मैं आपको समझाने से पहले एक बात बता दूं कि ये जो बार बार वर्ड यूज कर रहा है ना, कैप हाइट, इसका मतलब क्या होता है, जब आप आस्तीन की बात करते हो तो आस्तीन में कंधे की तरफ से इस तरह आस्तीन जाती है आप लोगों की, है ना। मान लीजिए ये कंधा है स्टूडेंट, ये गला हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आस्तीन जाती है। तो स्टूडेंट जो आस्तीन में कंधे की तरफ जो ये वाला हिस्सा होता है, ये जो उठाव होता है आस्तीन का, इसको कैप के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये जो मान लीजिए उठाव आता है इस तरीके से आस्तीन में, इसको कैप के नाम से जानते हैं। इस पे आधारित आपका ये क्वेश्चन है। अब एक बार हम आंसर भी देख लेते हैं एंड हिंदी में देखते हैं क्वेश्चन को। कैप की लंबाई का माप बाजू के फिट एवं हैंग के लिए महत्वपूर्ण है। कैप की लंबाई जितनी ज्यादा होगी बाह को उठाना उतना ही कठिन, और कैप की लंबाई जितनी कम होगी बाह को उठाना उतना ही आरामदायक रहेगा। ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन के सही आंसर की अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट, तो सही आंसर आपका बनेगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही अभिव्यक्ति है। ये दोनों स्टेटमेंट स्टूडेंट सही है कि आपकी जो कैप की लंबाई है वो जितनी ज्यादा होगी आपको हाथ उठाने में उतनी ही दिक्कत होगी, कैप की लंबाई जितनी कम होगी आपको हाथ में उठाने में उतना आराम रहेगा, एंड कैप की लंबाई माप बाजू के फिट एवं हैंग के लिए महत्वपूर्ण होती है। सो आपकी जो ये स्लीव का ये हिस्सा है ना, ये जितना शॉर्टर होगा उतना आपके लिए कंफर्टेबल होगा, जितना ज्यादा लंबा रखोगे ना उतना ये सीधा होता जाता है, उतना आपके लिए कंफर्टेबल नहीं रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन फिर से असर्शन रीजन का है। ए रूम विद डार्क कलर्ड वॉल्स विल रिक्वायर मोर लाइट सोर्स टू गेट रिफ्लेक्टिव लाइट लेवल। The illumination in a room with a dark color walls will be distributed further and more evenly as the light is reflected from surface to surface। क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन कहता है, अच्छे से देख लो, क्वेश्चन है स्टूडेंट, दो कथन दिए गए हैं। सो गहरी रंगी हुई दीवारों वाले कमरे में रोशनी के परावर्तक के स्तर को पाने के लिए अधिक रोशनी के स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। गहरे रंगों की दीवारों वाले कमरे में जब रोशनी का सतह से दूसरी सतह पर परिवर्तित की जाती है तो प्रकाश का वितरण दूर तक वह अधिक समान होगा। सो स्टूडेंट क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे, आंसर बनेगा
ए सही है लेकिन आर गलत है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा। गहरी रंगी हुई दीवारों वाले कमरों में रोशनी के परावर्तक के स्तर को पाने के लिए अधिक रोशनी के स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। ये बात सच है। अगर आपके रूम में डार्क कलर हुआ है तो आप लोगों को अधिक रोशनी की आवश्यकता होगी। गहरे रंगों की दीवारों वाले कमरे में जब रोशनी एक सतह से दूसरी सतह पर परावर्तित की जाती है तो प्रकाश का वितरण दूर तक वह अधिक समान होगा। भाई जब गहरा रंग है सो लाइट रिफ्लेक्ट कैसे हो सकती है? गहरा रंग तो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ना, इसलिए तो हमें ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ रही है। हम हल्के रंग की बात करेंगे तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पर गहरा रंग तो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। सो लाइट ना तो दूर तक रिफ्लेक्ट होगी, ना ही वो आसानी से दूर तक जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको समझना है, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट आप लोगों का गलत बन जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, अगेन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। Socialization refers to the process of inducting the individual into the social and culture world, of making him a particular member in society and its various groups. Through socialization, children and adolescents learn ways of their everyday lives and acquire skills of social interaction within a family, with their peer group and other social groups. क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे स्टूडेंट। हिंदी में क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी में क्वेश्चन कहता है समाजीकरण का अर्थ किसी व्यक्ति को सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में सम्मिलित किए जाने, उसे समाज का और उसके विभिन्न समूहों का विशेष सदस्य बनाने की एक प्रक्रिया है। सॉर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका नेक्स्ट पार्ट है, समाजीकरण के माध्यम से बच्चे और किशोर अपने दिन प्रतिदिन के जीवन जीने के तरीके सीखते हैं और परिवार के भीतर अपने साथियों और अन्य सामाजिक समूहों के साथ सामाजिक परस्पर व्यवहार के कौशल को अर्जित करते हैं। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? अब भाई हम ये देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे, आंसर बनेगा ए और आर दोनों सही हैं, सता आर ए की सही अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। समाजीकरण का अर्थ किसी व्यक्ति को सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में सम्मिलित किए जाने, उसे समाज का और उसके विभिन्न समूहों का विशेष सदस्य बनाने की प्रक्रिया है। तो सोशलाइजेशन यही तो होता है। दूसरी बात, समाजीकरण के माध्यम से बच्चे और किशोर अपने दिन प्रतिदिन के जीवन जीने के तरीके सीखते हैं और परिवार के भीतर अपने साथियों और अन्य सामाजिक समूहों के साथ सामाजिक परंपरा व्यवहार के कौशलों को अर्जित करते हैं। ये बात सही है स्टूडेंट, हर फैमिली में सोशलाइजेशन होता है और जितना बेहतर सोशलाइजेशन जिस आपके घर में होगा उतना ही ज्यादा वहां के बच्चे अच्छी चीजों को सीखते जाते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Technical problems are related to the interpretation of meaning by the receiver as compared to the intended meaning of the sender. Semantic barriers are related to speech and language. स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ना, ये संचार में बाधा से आया है, यानी कि कम्युनिकेशन के जो बैरियर होते हैं ये उसका एक क्वेश्चन है। अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रेषक के संदेश के अभिप्रेत अर्थ की तुलना में संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा उसका अर्थ निकाला जाना तकनीकी समस्याओं से संबंधित है। अर्थ सूचक बाधाएं वाक और भाषा से संबंधित होती हैं। क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर बनेगा ए गलत है लेकिन आर सही है। यानी कि जब हम बात करते हैं सिमेंटिक बैरियर की तो वो वाक और भाषा से संबंधित होते हैं, ये बात सही है। पर प्रेषक के संदेश के अभिप्रेरित अर्थ की तुलना में संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा उसका अर्थ निकाला जाना तकनीकी समस्याओं से संबंधित है, ये गलत है। मैंने आपको कुछ कहा, आपने जो अर्थ निकाला वो टेक्निकल प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? वो तो आपकी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम है ना, आपके एटीट्यूड की प्रॉब्लम है ना, कि आप मेरे मैसेज को समझ नहीं पा रहे हो। सो टेक्निकलिटी की वजह से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, ये तो टेक्निकल बैरियर नहीं हुआ ना। सो समझ लीजिए इसी तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? फोर्थ बनेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं एंड ये आप लोगों के लिए जैकपॉट रहता है इस तरीके का क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ऊपर क्या लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 91 से 95 पे जितने क्वेश्चन हैं वो सब बेस्ड हैं इस पैराग्राफ के ऊपर। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं एंड एक बार पैराग्राफ पे निगाह डाल लो। India has only 3% of the world land resources and 5% of the world water resources. Yet India is the second largest food producer in the world and second in production of fruit and vegetables. On the contrary, Indian Medical Council in 2015 report that 12 to 13% of the population in India died due to non-availability of nutritious food, and 25% of Indians go to bed without food. Why is there such discrepancy in India? The reason may be clubbed under three broad classification. First, production of food crop that do not satisfy nutritional need, यानी कि बेसिकली इसका मैं जस्ट अगर आपको बताऊं स्टूडेंट तो ये
पूरा का पूरा पैराग्राफ रिलेटेड है कि बता रहा है कि इंडिया में क्या चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, लोगों के पास न्यूट्रिशियस फूड कैसे नहीं पहुंच रहा है, WHO क्या कर रहा है, FAO क्या कर रहा है, इससे रिलेटेड स्टूडेंट आपका ये क्वेश्चन है। बट पेपर की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। सो हम यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं कि इस पैराग्राफ से बनने वाले क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं और क्या हम आसानी से आंसर को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन अच्छे से देखो। पहला क्वेश्चन बनता है, इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन इंडिया स्टैंड, यानी कि फ्रूट और वेजिटेबल के प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है, यही आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ एंड 10th। अब जाते हैं हम पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ में क्लियरली मेंशन है, India has only 3% of the world land resources and 5% of the world water resources. Yet India is the second largest food producer in the world and second in production of fruits and vegetables. ये रहा आपका आंसर। मैंने बोला था ना कि पैराग्राफ में जब भी क्वेश्चन आते हैं सो आंसर यहीं से मिलेगा। सो सेकंड इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन क्या था, इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोडक्शन इंडिया स्टैंड। सो सेकंड आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन था ना, अच्छे से देख लिया आप लोगों ने। चलिए यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि क्वेश्चन हिंदी में नहीं दिया गया है पैराग्राफ का, पैराग्राफ के क्वेश्चन को सिर्फ इंग्लिश में दे रखा है, ठीक है ना। तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं हो सकता है उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए क्वेश्चन को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। According to Indian Medical Council report 2015, the person which died due to the non-availability of food are in percent। आपको बताना है कि इंडियन मेडिकल काउंसिल ने जो 2015 में रिपोर्ट दर्ज की थी उसके अनुसार कितने लोग ऐसे हैं, कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो कि भोज्य पदार्थों की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से मर गए थे। ये आपका क्वेश्चन है। 10%, 20%, 13% एंड 24%। क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, आंसर देख लेते हैं कि हमारा क्या बनेगा, ठीक है ना। सो क्या लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पर आ जाओ। Indian Medical Council in 2015 reported that 12 to 13% of the population in India died due to non-availability of nutritious food। मिल गया आंसर आप लोगों को। मैंने बोला है ना कि आप जब भी ये क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे आपको आंसर खुद ब खुद यहाँ पे मिल जाएगा। सो 12 टू 13 ऊपर क्लियरली मेंशन है। जब 12 टू 13 मेंशन है सो यहाँ पे 12 से 13 तो ऑप्शन में नहीं है, पर 13 तो ऑप्शन में है ना, यही आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, मेजर्स दैट एनकरेज पल्स प्रोडक्शन आर। आपको बताना है कि पल्सेस के प्रोडक्शन के लिए जो मेजर्स यूज किए गए वो कौन से हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन के आंसर्स की अगर हम बात करते हैं सो आंसर आपका क्या बनेगा स्टूडेंट, एक बार अच्छे से पहले देख लेते हैं कि मेजर्स ऑफ पल्सेस प्रोडक्शन आर, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। भाई क्या लिखा है देखो, ध्यान से देख लो यहाँ पर। अब यहाँ पे पल्सेस प्रोडक्शन वाली जो लाइन है वो हमें चेक करनी होगी। अब फूड प्रोडक्शन यहाँ पर देखो कहीं पे पल्सेस आप लोगों को दिख रहा है भाई, सीरियल्स टू न्यूट्रिएंट बेस, ठीक है ना। मिलेट्स की बात आ गई स्टूडेंट्स, यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, आप लोगों को यहाँ पे डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको एक एक चीज आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी हम जब पल्सेस की बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, क्लियरली लिखा है स्टूडेंट, the reason may be clubbed under three broad classification. First, production of crops that do not satisfy nutritional needs, and second, healthy food are beyond purchasing power of the poor. Third, weak supply chain and failure of government intervention that will spread disease to exercise their right to food. Our food production has reached the capacity to provide one third of population with adequate food grains under NFSM. But to ensure nutritional security, we have to focus on nutritional based one that promotes horticulture, coarser grains, pulses and millet. Horticultural production has doubled over the years according to NNM। ठीक है जी, यहाँ पर क्या लिखा है, एंड इंडिया हैज एक्सेस टू ओनली 2455 KCl per day, which is more lower than 300 KCl of European countries. FAO WHO recommended at least 400 grams of fruit and vegetable per day. Indian cannot even manage to get half of the daily target. Government should promote domestic nutrition need to government ensuring quality seeds, promotion of integrated pest and disease management encourages peri-urban vegetable farming and roof gardens to impact. Recent increases in the minimum support to price of pulses and their inclusion in National Food Security Mission in a welcome step. Organic farming should be put forward as an alternative better farming practices. तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, पल्सेस वाली लाइन आप लोगों ने पढ़ ली है।
अब हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। आंसर बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि ए बी सी आंसर हो जाएगा। शिफ्टिंग टू न्यूट्रिएंट डेंस क्रॉप, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ पल्सेस, ठीक है ना, यही आपका आंसर है ना। एंड द लास्ट इज इंक्लूजन इन द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ये तीनों पॉइंट आप लोगों को ऊपर देखने के लिए मिल रहे थे। मैंने आपको जब पैराग्राफ पढ़ के बताया है तो मैंने आपको दिखाया है ना कि ये सारे के सारे पॉइंट स्टूडेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे थे, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, आप अच्छे से इसको देखो, आपको हर चीज स्टूडेंट समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये रहा शिफ्टेड टू क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू न्यूट्रिएंट बेस्ड ऑन दैट प्रमोट हॉर्टिकल्चर, है ना। ये लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट, देखो इसको अच्छे से एक बार समझने की कोशिश करो। सारे के सारे पॉइंट ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या लिखा है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में पल्सेस को वो करना, इंक्लूड करना, है ना। एक एक चीज यहाँ पे स्टूडेंट आपकी क्लियरली मेंशन है। सो अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको सारे के सारे आंसर जो है वो यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है ना। पूरे आंसर आपको पैराग्राफ से मिल रहे हैं। तीनों क्वेश्चंस मैंने अभी तक जो आपको करके दिखाए हैं वो पैराग्राफ के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है मेजर्स टू इंश्योर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए कौन कौन से मेजर्स जो हैं वो अपनाए गए हैं। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए क्या मेजर्स अपनाए गए हैं। सो यहाँ से आप देख सकते हो, अगर आपको पॉइंट रटना है कैसे रट सकते हो, शिफ्ट फ्रॉम सीरियल्स टू न्यूट्रिएंट डेंस क्रॉपिंग पैटर्न। अब हमें एक बार देखना है कि भाई न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए क्या ऐसी चीज है जो की गई थी, ठीक है ना। हमें अपने आंसर जो ढूंढने हैं उसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कहाँ पे दे रखा है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। देखो क्या लिखा है स्टूडेंट यहाँ पे, न्यूट्रिशनल नीड, हेल्दी फूड बियॉन्ड परचेजिंग पुअर, सप्लाई चेन, ठीक है। आगे देखिएगा अवर फूड प्रोडक्शन, ठीक है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ये वर्ड आपको मिल गया। But to ensure nutritional security, we have to focus on existing agriculture methodologies. We have to shift cropping pattern from cereals to nutrient base. One of the promote horticulture, coarser grain, pulses. मिल रहा है ना आपको आंसर। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मैंने बोला ना, जब भी ऐसा कोई पैराग्राफ का क्वेश्चन करना है तो स्टूडेंट हमें एक वर्ड पकड़ के काम करना है। जैसे ही हम उस एक वर्ड को पकड़ लेते हैं आंसर मिल जाएगा। आंसर बनेगा 4, ठीक है। ए बी सी ई ये आप लोगों का स्टूडेंट आंसर बनेगा, यानी कि शिफ्ट फ्रॉम सीरियल्स टू न्यूट्रिएंट डेंस क्रॉपिंग पैटर्न, देन फूड फोर्टिफिकेशन, गुड क्वालिटी सीड एंड पेरी अर्बन वेजिटेबल गार्डन्स। और ये सारे ऑप्शंस मैंने आप लोगों को ऊपर दिखाए हैं, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। पेरी अर्बन गार्डन्स, ये लास्ट वाला टर्म याद रखो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट अगर आप इसको एक बार बहुत ही अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करोगे तो क्या लिखा है, ये देखो सिक्योरिटी वी हैव टू फोकस ऑन एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर मेथोडोलॉजी, क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू, यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के बारे में लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे देखोगे स्टूडेंट तो आप लोगों को पेरी अर्बन गार्डन भी मिल जाएगा। देखिए ये लिखा है ना, पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट एनकरेज टू पेरी अर्बन वेजिटेबल फार्मिंग एंड रूफ गार्डनिंग। सो एक एक चीज आपकी स्टूडेंट पैराग्राफ में मेंशन है, बट डिपेंड्स कि आप उसे सही से पहचानो एंड सही से आंसर लगाने की कोशिश करो, जिससे आपके जो ये 5-10 नंबर हैं ये पक्के हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिटिव फूड लीड टू। जब लोगों को एक अच्छा पोषण वाला भोजन नहीं मिल पाता सो वो किसकी तरफ बढ़ जाते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी अगर है एक अच्छे फूड की तो क्या हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लो, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, लो प्रोडक्टिविटी, पुअर मेंटल डेवलपमेंट, पुअर हेल्थ कॉस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, लो लिटरेसी रेट। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी कि हम पैराग्राफ की तरफ बढ़ जाते हैं, तो शायद हमें ये क्वेश्चन भी उतनी अच्छे से समझ में आ जाएगा जितनी अच्छे से हमें बाकी क्वेश्चन जो है वो समझ में आए हैं, ठीक है ना। ये रहा हमारा पैराग्राफ। अब स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अगर आपके पास नॉन अवेलेबिलिटी है, ठीक है ना। सो नॉन अवेलेबिलिटी वाला पॉइंट कहाँ पे लिखा है भाई, ध्यान से देखो, ठीक है। इंडियन मेडिकल काउंसिल देन इंडिया हैज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, द रीजन में बी क्लब्ड अंडर द 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन। चलो जी आगे देखते हैं, न्यूट्रिशनल नीड, हेल्दी फूड, परचेजिंग पावर, वीक सप्लाई चेन, है ना। आगे अच्छे से देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ हमें मिल सकता है, ठीक है जी। गवर्नमेंट शुड प्रमोट पेस्ट डिसीज, ठीक है। ग्रीन न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट, रीसेंट इंक्रीज ऑफ मिनिमम सपोर्ट पल्सेस, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग है यहाँ पे। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशनल फूड मिल गया ना, देखो मैंने कहा था ना जब ढूंढोगे तो आंसर जरूर मिलेगा। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड लीड डायरेक्टली टू
पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, पुअर मेंटल डेवलपमेंट, इंक्रीज हेल्थ कॉस्ट एंड डिक्रीज स्कूल डेज, द डेमोग्राफिक डिवाइडेड नाउ एंड टर्निंग इनटू डेमोग्राफिक इनएबिलिटी। मैंने बोला था ना, आप पैराग्राफ को पढ़ोगे तो स्टूडेंट ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आंसर ना मिले, बट मैंने बोला है पैटर्न इंपॉर्टेंट है ढूंढने का। सो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन फूड लीड टू, आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 ABDC। ठीक है जी। ए पुअर क्वालिटी लाइफ, बी लो प्रोडक्टिविटी, मोर हेल्थ कॉस्ट एंड पुअर मेंटल डेवलपमेंट। सो अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो लिटरेसी रेट को आपको क्या कर देना है? एलिमिनेट कर देना है। सो ये 5 क्वेश्चन हमने स्टूडेंट जो करे हैं ये पैराग्राफ के हैं। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये आपका जो हिंदी में है पैराग्राफ, जो भी ऊपर था ना इंग्लिश में, अब वही पैराग्राफ हिंदी में है। तो हिंदी में भी एक बार आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट कि क्वेश्चन आपका किस तरीके से दिए गए थे, आपको मैं वो भी करा देती हूँ। सो फलों तथा सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान भाई दूसरा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता था? भारत में चिकित्सा परिषद की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य अनुपलब्धता के कारण होने वाली मृत्यु की दर 13% थी। सब आंसर हमने ऊपर से ढूंढे है ना। वह उपाय जो दालों के उत्पादन को बढ़ावा देता है, वो उपाय कौन सा है स्टूडेंट? आप आंसर ध्यान से देख लीजिएगा। ABC आपका आंसर हो जाएगा। AB और C ये तीनों आपके आंसर में आ जाएंगे। पोषक तत्वों में भरपूर फसल की ओर शिफ्ट होना, दालों का न्यूनतम संवर्धन मूल्य, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रोग्राम में शामिल होना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के क्या उपाय हो सकते हैं? क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ABCE आंसर होगा। ABC और E, अनाज से पौष्टिक तत्वों पर आधारित फसलों के पैटर्न की ओर बदलाव, खाद्य संपोषण, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, शहरी इलाकों में इर्द गिर्द सब्जी उगाना। सो स्टूडेंट मैंने ऊपर आप लोगों को प्रॉपर ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं। सो प्लीज एक बार जब पेपर को सॉल्व करोगे तो ऊपर भी देख लेना, एंड जब पेपर मिल जाएगा तो हिंदी वाला बच्चा इसको हिंदी में भी देखेगा। ठीक है। पौष्टिक भोजन की अनुपलब्धता से क्या हो सकता है? अगर पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा, उसकी अनुपलब्धता है, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? ABCD ये आपको देखने के लिए मिलेगा। निष्कर्ष गुणवत्ता का जीवन, निम्न उत्पादकता, न्यून मानसिक विकास एंड अधिक स्वास्थ्य लागत। सो बेरोजगारी और न्यून साक्षरता दर से इसका कोई कनेक्शन है नहीं, तो आपको इन्हें अच्छे से याद करना है। अब हमने 45 तक क्वेश्चन कर लिए हैं स्टूडेंट। अगेन अब आप लोगों के फिर से जो क्वेश्चन है, एक और नया पैराग्राफ है। यह आपको क्या बताता है कि क्वेश्चन नंबर 96 से 100 जो बेस्ड है वो इस पैराग्राफ पे बेस्ड है। एंड ये पैराग्राफ स्टूडेंट चाइल्ड लेबर और गरीबी से रिलेटेड है। रिसर्च की बात चल रही है कि चाइल्ड लेबर और गरीबी से संबंधित आपका स्टूडेंट ये पूरा पैराग्राफ है। ठीक है ना। हम इसको एक बार हिंदी में भी देखेंगे। हाउस होल्ड वर्क, एग्रीकल्चर वर्क, बॉन्डेड लेबर एंड डोमेस्टिक सर्विसेज, इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो पहले इंग्लिश में कराती हूँ, देन हिंदी में कराऊंगी। विच टू ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रेफर टू द फैक्टर लिंक्ड टू चाइल्ड लेबर एज स्टेटेड इन द पैराग्राफ? आपको क्या बताना है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रेफर टू द फैक्टर लिंक्ड टू चाइल्ड लेबर एज स्टेटेड इन द पैराग्राफ? वो दो ऑप्शन कौन से हैं जो रिलेट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं चाइल्ड लेबर से, और वो आपके पैराग्राफ में क्लियरली मेंशन किए गए हैं। ठीक है ना। सो एक बार ध्यान से स्टूडेंट आंसर को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है स्टूडेंट, ध्यान से देख लीजिए। चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी आर इंटीमेटली लिंक्ड, हाउएवर इट इज ऑल्सो नोन दैट द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस चाइल्ड लेबर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी अदर फैक्टर, दस parental literacy, non-accessibility of school, social and cultural milieu, and effective enforcement of legal provision, parenting of child labor are some of the significant causes of child labor. So student यहाँ पे आपको क्या पॉइंट देखने के लिए मिल रहे हैं? पेरेंटल इलिटरेसी, नॉन एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्कूल, सोशल एंड कल्चर। तो यहाँ पे आपको ये तीन ऑप्शन ध्यान से देखने के लिए मिल रहे हैं। क्या लिखा है? पेरेंट एजुकेशन, द इंडियन जस्टिस सिस्टम, मदर एटीट्यूड, चाइल्ड लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द स्कूलिंग। सो हम एक बार क्वेश्चन के आंसर की तरफ अगर देखेंगे, आंसर बनेगा A और B, यानी कि पेरेंट एजुकेशन एंड द इंडियन जस्टिस सिस्टम। ये आप दोनों स्टूडेंट यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे, क्योंकि मदर एटीट्यूड की यहाँ पे कहीं बात चल नहीं रही है ना। आप देखोगे अगर अच्छे से तो क्या लिखा है आपका, ये रही लिटरेसी एंड नॉन एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्कूल, ये आपको नीचे मिल नहीं रहा है। सोशल एंड कल्चर मिल्यू एंड इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ लीगल प्रोविजन। सो ये मिल गया ना आपको आंसर। ये दो आंसर आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो आपको इसी तरीके से करना है कि सारे आंसर आप लोगों को मिलते चले जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट हार्म डज चाइल्ड लेबर कॉज टू चिल्ड्रन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू द पैराग्राफ? The children became delinquent, the children do not develop social skill, the children are not able to find quality job as adult, child labor are rejected by society. The harm does child labor cause to children? चाइल्ड लेबर का बच्चे के ऊपर क्या हार्म पहुंच रहा है, वो आप लोगों का स्टूडेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन में आप लोगों को आंसर ढूंढना है स्टूडेंट, एंड एक बार आप पैराग्राफ देख लीजिएगा। ठीक है जी, पैराग्राफ क्या कहता है, देखिए, child labor are some of the significant causes of child labor. However, no cause what justifies the existence of child labor. There is complete loss of invaluable childhood with near permanent damage to social development, lack of education, force children into the worst employment prospect as adults. ठीक है, although the labor of young children of both sexes is exploited, the plight of the girl child laborer is worse off. She is a child, a girl and a laborer. She faced discrimination on counts in almost all area. ठीक है ना, क्वेश्चन के आंसर को स्टूडेंट समझने की जब आप कोशिश करोगे तो आपको क्या मिलेगा देखने के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट हार्म डज चाइल्ड लेबर कॉज टू चिल्ड्रन, ठीक है ना, क्या हार्म पहुंचा रहा है स्टूडेंट। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बी और सी आंसर आपका हो जाएगा। द चाइल्ड डू नॉट डेवलप सोशल स्किल, द चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू फाइंड क्वालिटी जॉब्स एज अडल्ट। ये आपको दोनों आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिले थे ना, एक बार अच्छे से देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट, देखिएगा क्या लिखा है, चाइल्ड लेबर, कंप्लीट लॉस ऑफ इनवैल्यूएबल चाइल्डहुड, ठीक है ना, क्या लिखा है स्टूडेंट यहाँ पे, लैक ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट एज अडल्ट्स। तो ये लास्ट वाली लाइन में आपको दोनों आंसर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ये मेरा आपको सजेशन है। इससे आप लोगों के मार्क्स नहीं कटेंगे, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। द प्लेगेट ऑफ गर्ल चाइल्ड लेबर in worse than that of the boy child because she is a laborer child, she is a child, she is a girl, she is a weaker than a boy, she does not go to school। तो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्लाइट ऑफ गर्ल लेबरर इज वर्स देन दैट द बॉय चाइल्ड बिकॉज गर्ल की स्थिति बॉय से ज्यादा दयनीय क्यों है, क्या ऐसा कारण हो सकता है। तो स्टूडेंट एक बार हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ, एंड हम जब पैराग्राफ को देखेंगे तो शायद हमें आंसर क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, क्या लिखा है स्टूडेंट, द लेबर ऑफ यंग चाइल्ड बोथ सेक्सेस इज एक्सप्लॉइटेड, द प्लेगलेट ऑफ द गर्ल चाइल्ड लेबरर इज वर्स ऑफ, सी इज अ चाइल्ड, शी इज अ गर्ल, शी इज अ लेबरर। ये देखो आपको यहाँ पर आंसर मिल गया ना, क्यों स्थिति दयनीय है, वो एक चाइल्ड है, वो एक लड़की है, वो एक लेबरर है। सो आपका तीन आप लोगों को यहाँ पे टर्म देखने के लिए मिल रहे हैं, एंड तीन टर्म्स को देखने के बाद आपको क्लियरली आंसर समझ में आ रहा है कि ए बी सी आपका आंसर है, ए बी एंड सी, यही तीनों पॉइंट तो आपको ऊपर देखने के लिए मिले थे। तो मैं वही कह रही हूँ स्टूडेंट के कोई भी पैराग्राफ आ जाए, कैसा भी पैराग्राफ आ जाए, आंसर तो पैराग्राफ से ही मिलेगा। ठीक है ना, विच आर द एरिया ऑफ लेबर इन विच द गर्ल चाइल्ड आर फाउंड टू बी एम्प्लॉयड, हाउस होल्ड वर्क, एग्रीकल्चर वर्क, ट्यूशन टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, बाउंडेड लेबर एंड सैनिटेशन वर्कर। तो स्टूडेंट हम एक बार क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन के आंसर की तरफ आप जब मूव करते हैं, पैराग्राफ की तरफ आप जब मूव करते हैं तो क्या देखने के लिए मिल रहा है, हाउस होल्ड वर्क, एग्रीकल्चर वर्क, बाउंडेड लेबर एंड डोमेस्टिक सर्विसेज, चार चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। अब यहाँ पे आप बढ़ जाइएगा अपने आंसर की तरफ, एंड आंसर आपका क्या कहता है स्टूडेंट, विच आर द एरिया ऑफ लेबर इन विच द गर्ल चिल्ड्रन आर फाउंड टू बी एम्प्लॉयड, वो एरिया जहाँ पे लड़कियों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वो एरिया कौन सा है स्टूडेंट, एबीडी यानी कि हाउस होल्ड वर्क, ठीक है ना, आपका एग्रीकल्चर वर्क, एंड द लास्ट वन इज स्टूडेंट क्या जाएगा, बाउंडेड लेबर। सो ट्यूशन ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एंड सैनिटेशन वर्क, ये आप लोगों के ऑप्शन में नहीं होंगे, तो यही आपका स्टूडेंट यहाँ पे आंसर बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन कहता है द गर्ल चाइल्ड इज एंगेज फॉर लेबर यूजुअली इन टी शॉप, रेलवे, फैक्ट्रीज एंड डोमेस्टिक वर्क। ठीक है ना, जो गर्ल चाइल्ड है वो ज्यादातर किस काम में इंगेज रहती है, ठीक है ना, ज्यादातर जो लड़कियां हैं
वो आपको किस काम में ज्यादातर इंगेज मिलेंगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या लिखा है स्टूडेंट, ध्यान से देख लीजिएगा। ऑल्दो द लेबर ऑफ यंग चिल्ड्रन ऑफ बोथ सेक्सेस, ठीक है, शी फेसेस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द काउंट इट ऑलमोस्ट द एरिया, गर्ल चाइल्ड लेबर इज प्रिवेंटिंग इन द फॉलोइंग एरिया। सो ज्यादातर स्टूडेंट जो आपको देखने के लिए मिलेगा ये डोमेस्टिक सर्विस मिलेगी, और डोमेस्टिक सर्विस में ज्यादातर जो लड़कियां हैं वो आपकी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी डोमेस्टिक वर्क होते हैं वो ज्यादातर लड़कियों से ही कराए जाते हैं, जो बॉयज हैं वो डोमेस्टिक वर्क में कम इन्वॉल्व होते हैं। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट एक बार पैराग्राफ को हिंदी में भी देख लो। एक पैराग्राफ है आपका ये जो कि लड़कियों से लड़कों से संबंधित है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से, चाइल्ड लेबर से, इस चीज से आपका संबंधित है ये पैराग्राफ, ठीक है ना। एंड आप लोगों को सारे आंसर मैंने पैराग्राफ में से ही ढूंढ के बताए हैं। अगर आप क्वेश्चन को समझोगे तो आपको क्लियरली ये चीज समझ में आ जाएगी कि सारे आंसर यहीं से हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। सो ए और बी आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, भारतीय न्याय व्यवस्था, अभिभावक की शिक्षा, ठीक है ना। अगर आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, एक बार अच्छे से देख लो। आंसर नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि बच्चों में सामाजिक कौशल का विकास नहीं होना और बच्चों के वयस्क होने पर वे बेहतर नौकरियां पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन कहता है बालिका बाल श्रमिक की दशा बालक बाल श्रमिकों की अपेक्षा अधिक बुरी है, क्योंकि वो एक श्रमिक है, एक बच्ची है, एक लड़की है, ठीक है ना। यही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाओ स्टूडेंट। श्रम के किन क्षेत्रों में बालिकाओं को रोजगार मिलता है, घरेलू कार्यों में, कृषि कार्यों में, और नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट आप लोगों का, अच्छे से एक बार समझ जाइएगा। नेक्स्ट आप लोगों का स्टूडेंट जो यहाँ पे बनेगा वो क्या होगा, बंधवा मजदूरी में, ठीक है ना। आगे बढ़ जाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बालिका बाल श्रमिक आमतौर पर कार्यरत रहती है घरेलू कार्यों में। सो स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को करके आप लोगों को पता चला होगा कि भाई मेरे 20 नंबर पक्के हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन 20 नंबर बड़े आराम से आपको मिल जाएंगे। बट एक आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि पूरा फोकस्ड होके आपको ये पैराग्राफ के क्वेश्चंस करने हैं। सो डेफिनेटली 18 से 20 नंबर पक्के हैं। यूजीसी नेट में जहाँ एक एक नंबर से नेट होने से रह जाता है, वहाँ पे 20 नंबर कितने इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हो। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। एंड यहाँ पे इन क्वेश्चंस के साथ आप लोगों का 2020 वाला क्वेश्चन पेपर मैंने पूरा करा दिया है। अब आपके पास कल के एग्जाम के लिए 300 क्वेश्चंस तैयारी के लिए हैं। 2020 वाला पेपर, 2021 वाला पेपर, 2022 वाला पेपर, तीनों पेपर को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, 2x की स्पीड पे देख लीजिएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरे चैनल की अपकमिंग वीडियोस रहे वो आप लोगों को मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड जैसे आपको पता है कि कल वाला एग्जाम तो भाई होने वाला है, तो हम कल के एग्जाम के लिए तो अब तैयारी कर चुके जितनी हमें करनी है। बट जिन बच्चों को जून अटेम्प्ट के लिए तैयारी करनी है उनके लिए मेरे पास भरपार आपके बहुत सारी चीजें हैं। तो उनको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं तब तक कराने की कोशिश करूंगी जिससे कि उनके पास एक बल्क में क्वेश्चंस हो जाए। एंड ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर से मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराती हूँ, ऑफिशियल आंसर की के साथ कराती हूँ। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आंसर मिसमैच हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, ये आप लोगों के साथ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सो लाइक शेयर कर दो एंड भाई कल एग्जाम देकर आओ, ठीक है ना। उसके बाद तैयारी जो है अपनी, अगर नेट हो जाता है तो जेआरएफ की तैयारी करेंगे। नेट नहीं होता है, किस्मत साथ नहीं देती, तैयारी उतनी अच्छी नहीं होती, तो फिर जून अटेम्प्ट की तैयारी करना और उसमें आप क्या करना, फटे चक देना, ठीक है जी। सो बाय बाय, टेक केयर, फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।